एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग अप द केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एग्जैक्टली नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ओके, सो जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ये लोग टेंडेंसी रखते हैं रेदर देन गिविंग आउट या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ही हमें इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्या होता है इनमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं बट डोनेट करने की नहीं। देखो, द रीज़न बीइंग कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से उनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने हैं, हमें आउट करने हैं या निकालने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को आउट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। इसलिए ये क्या करते हैं, जहाँ कम एनर्जी लगती है वो वाला जो प्रोसेस होता है या वो वाला जो पाथ होता है उसको फॉलो करते हैं। तभी ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरह ही नज़र आते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि ये कटाइंस और अनाइंस में से क्या फॉर्मेशन करेंगे तो आप लोग ज़रूर कह दोगे अब तो कि भाई ये अनाइंस ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ओवरऑल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो अमाउंट होता है, नंबर होता है, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। इसलिए क्या बनता है, हमारे पास अनाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। करेक्ट, जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो क्लोरीन एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है तो वो Cl- अनाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जिसको अपन क्लोराइड आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर दिए तो उसने क्या फॉर्मेशन कर दिया, O2- अनायन या आयन फॉर्म कर दिया। इस तरीके से नॉन मेटल्स जो है इनका जनरल प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं नॉन मेटल्स का वो ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब अपन नॉन मेटल्स की बात करते हैं, जब हम उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिकली क्या फॉर्म कर लेते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं। ऐसा तो भैया मेटल्स भी कर रहे थे, मेटल्स भी अपनी ऑक्साइड्स बना रहे थे जब हम उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर डिफरेंस किस बात का आ रहा है, तो डिफरेंस सिर्फ इसी बात का आ रहा है कि ये जो ऑक्साइड्स होती हैं नॉन मेटल्स की, वो एसिडिक नेचर भी शो कर सकती हैं और न्यूट्रल नेचर भी शो कर सकती हैं। लेकिन जब अपन मेटल्स की बात कर रहे थे तो वो यूजुअली क्या शो कर रही थी, बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो यहाँ तो एसिडिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं, यहाँ तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे ही उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिड्स देते हैं। वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एसिड्स देते हैं। अब ये एसिड्स का कैसे पता पड़ा कि भाई जो सोल्यूशन है उसके अंदर एसिड है, तो जैसे ही वो एसिड फॉर्मेशन हुआ और हमने उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया था तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में टर्न हो गया था। अपन अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो, कार्बन जो है वो क्या है, एक हमारा नॉन मेटल है। हमने क्या कर दिया, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है, वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब एसिडिक ऑक्साइड है तो हमने क्या करा, इसको कैसे समझा कि जैसे ही इसको वाटर में मिक्स करा, इस एसिडिक ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में मिक्स किया तो इसने क्या दे दिया हमें, इसने हमें दे दिया H2CO3। क्या दे दिया, H2CO3, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। H2CO3 दे दिया जिसको अपन कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है। इसीलिए ही कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। क्या हुआ कि हमने एक नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया तो उसने हमें नॉन मेटल की ऑक्साइड्स दे दी, और जैसे ही उस नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हमने वाटर के साथ मिक्स किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो क्या बन गया, हमारे पास एक एसिडिक कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिल गया जिसने ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दिया। इसी की वजह से जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है।
एक और एग्जांपल से इसको तुम समझ सकते हो। इस बार मैं कार्बन की जगह क्या ले लूँगी, सल्फ़र ले लूँगी। सल्फ़र को जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बन जाता है, हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ओके, अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करने के लिए कि भाई ये एसिडिक है या क्या है, तो हमने क्या कर दिया, इसको वाटर में मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर दिया तो उसने क्या फॉर्मेशन कर दी, H2SO3, नॉट H2SO4, इसने H2SO3 बनाया, जिसे अपन सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं, जिसको अपन सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। तो इससे भी पता पड़ता है कि जो नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती है। अब बात करते हैं, हमने पहले ऊपर ही कह दिया था स्लाइड में कि जो नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होने के साथ साथ न्यूट्रल भी होती हैं। तो इसका कैसे पता पड़ा कि भाई न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, तो कुछ नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स थी, जब हमने उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया या फिर जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो उन्होंने कोई भी रिएक्शन शो नहीं करी, और ना ही वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंजेस दिखा रही थी। तो इस तरीके की जो ऑक्साइड्स होती हैं, जो ना एसिडिक होती हैं ना बेसिक होती हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। और इनका एग्जांपल क्या है, NO CO एंड H2O, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और हमारी हाइड्रोजन की ऑक्साइड हो गई, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाटर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब अपन नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। नॉन मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो यूजुअली वाटर के साथ और ना ही स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्ट करते। स्टीम की तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, वो उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट स्टिल वो नॉन मेटल्स उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका भी रीज़न है। देखो, जब नॉन मेटल्स को जब वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते तो हम कहते हैं कि वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वाटर में अपन नॉन मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं तो जो वाटर है वो बेसिकली H+ आयंस और OH- आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सोल्यूशन के अंदर जो वाटर होता है वो किस तरीके से पाया जाता है, H+ और OH- आयन, दैट इज़ कटायन और अनायन में। तो जब कभी भी अपन किसी नॉन मेटल को मिक्स करते हैं इसके अंदर, जैसे कार्बन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, किसी को भी अगर अपन मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो जो H+ है वाटर का, उस H+ को वो H2 में कन्वर्ट कर दें। ऐसा वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो H+ है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। H+ के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये कटायन फॉर्मेशन हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तभी इसके पास H+ के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो अब इसको रिएक्शन करने के लिए अगर फर्दर रिएक्शन करनी है तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं होते, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अपने पहले इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको। तो नॉन मेटल्स इसको H+ आयंस को इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते, जिसकी वजह से H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिकॉज एज दे कैन नॉट रिड्यूस H+ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन टू H2 गैस। लेकिन कुछ जो है ना नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन वो तब भी हाइड्रोजन गैस तो नहीं देते, लेकिन कौन सी गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन या फिर ओजोन गैस ज़रूर दे देते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली जिस तरीके से हमने वाटर के साथ पढ़ा उसी तरीके से हमको एसिड्स में ही समझना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एसिड में भी H+ आयंस तो प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं HCl लूँगी जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो H+ और Cl- के फॉर्म में वो एसिड प्रेजेंट रहेगा। तो इस H+ को H2 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बाय नॉन मेटल्स, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के बाद अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की समझना ज़रूरी है टू फॉर द कंपैरेटिव स्टडीज़, अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो देखो, सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है नॉन मेटल्स की वो ये रहती है कि ये मेटल्स की तरह लश्रस नहीं होते, मतलब इनका अपीयरेंस शाइनी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि ये मैलिएबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब थिन शीट्स और वायर्स में इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता है।
और थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है नॉन मेटल्स की कि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते मेटल्स की तरह, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है हमारा डायमंड और बोरॉन, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेटल नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि यार दे आर नॉन सोनोरस, मतलब ये अगर अपन किसी इसको हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करवाएंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए अपन इन्हें नॉन सोनोरस भी कहते हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, बिकॉज अपन देख के आए हैं कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्योंकि इनका सॉफ्ट नेचर होता है तो ये ब्रिटल नेचर भी शो करते हैं। ब्रिटल मतलब कि बहुत ही कम प्रेशर लगाने पर ही क्या हो जाएंगे, ये पाउडर्ड फॉर्म में या टूट जाएंगे, इनका काफ़ी ब्रिटल नेचर होता है। लास्ट आ जाता है कि जो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स तो काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स थे, गुड कंडक्टर्स, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी, तभी अपन कॉपर को अपन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी यूज़ करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट और कार्बन गैस का। अब अपन एक बार ग्रेफाइट और कार्बन गैस जो है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है, बिकॉज ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट को समझने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। ग्रेफाइट जो है उसको समझने के लिए अपन इस डायग्राम से नज़र डालते हैं कि किस तरीके से जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का इसमें एबिलिटी रहता है। तो यूजुअली देखो ग्रेफाइट जो है ना वो कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। क्या बोलते हैं अपन इसको, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर शो करता है ग्रेफाइट। लेयर स्ट्रक्चर कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर जो एक लेयर होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 6 कार्बन्स होते हैं जो एक दूसरे से रिंग फॉर्म में अटैच रहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक ये क्या है, एक रिंग है 6 कार्बन एटम की। ऐसी 6 रिंग्स जो है वो बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी 6 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे से क्या करती हैं, कनेक्टेड रहती हैं और लेयर्स फॉर्म में कनेक्टेड रहती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ये 1 लेयर, ये 2nd लेयर, 3rd 4th एंड सो ऑन, इस तरीके से आसपास पूरी जगह से लेयर फॉर्म में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। अब बात आ जाती है कि भाई अगर ये नॉन मेटल है फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। किसी भी चीज़ की कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर उनके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है, वो गुड कंडक्टर होता है। तो जब अगर ग्रेफाइट नॉन मेटल है फिर भी हम कह रहे हैं कि ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न अबाउट इट, ठीक है। तो इसके मतलब कुछ इसके पास कुछ लूज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ज़रूर, तभी ही वो कर पा रहा है। तो देखो इस डायग्राम से अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि देखो अगर अपन एक ही कार्बन को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, जो भी ब्लू सर्कल्स बने हुए हैं वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, वो एक कार्बन एटम को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन इस कार्बन एटम पे नज़र डालते हैं तो अपन देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है यूजुअली कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन ने क्या रखा है, 3 बॉन्ड ही बना रखे हैं। और तीनों जो बॉन्ड है वो किससे बना रखे हैं, साइमल्टेनियसली कार्बन से ही, एडजेसेंट कार्बन से ही बना रखें, क्योंकि उनको पता है कार्बन की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो उसने क्या कर रखा है कि ना इसने 3 बॉन्ड्स ही बना रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो चौथा बॉन्ड है वो काफ़ी चौथा इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो लूज प्रेजेंट है, वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हुआ है। देयरफॉर ड्यू टू हर किसी में ऐसा ही है कि इस वाले कार्बन के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी क्या है, 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन एटम होता है ना उसके पास 3 बॉन्ड्स ही बने हुए होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ना लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से ये एज अ लुब्रिकेशन का भी काम करता है, लुब्रिकेंट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑफ नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।